नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब की इस चैनल में आपका स्वागत है। आज समसामयिक घटना पर आधारित सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। इससे पहले 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का करेंट अफेयर्स को मैं लाया था। आज जो है 15 मार्च से 21 मार्च तक, मतलब मार्च को कंप्लीट कर रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा सा लाने में विलम्ब हुई है व्यस्तता के कारण, बट कंप्लीट कर दिया हूँ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक योजना जो अभी चर्चा में रही थी, रोड डेटेप डी डेप योजना क्या है? तो यह योजना जो है MEIS का लेगा। तो MEIS है क्या दोस्तों? तो ये MEIS पहले एक ऐसी योजना थी जो निर्यात पर जो है टैक्सेशन को कम करती थी। उसका स्थान जो है कौन लेगी? RODTEP लेगी, ठीक ना। तो चलिए एक सबसे पहले ये जानना है कि RODTEP योजना क्या है। तो इसका मेन जो काम है कि कोई वस्तु को जब हम निर्यात करते हैं तो उस निर्यात पर जो है टैक्सेसेस को कम करना, मतलब जो ड्यूटीज कर लगती है उस कर को क्या करना, कम करना, इसका मेन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दोस्तों कि यह योजना किसका स्थान ले रहा है उसको याद रखना। तो MEIS का ले रहा है। तो MEIS का मतलब होता है मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है। इसका स्थान कौन ले रहा है? तो RODTEP ले रहा है। तो RODTEP का मतलब क्या वो देख लेते हैं हम लोग। रिमिशन का मतलब ये होता है कम करना ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस, मतलब कितना, मतलब टैक्स को कम करना ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है उस पर क्या करना है, उसका टैक्सेशन को कम करना है। तो यह जो है टैक्स को कम करने के लिए योजना लाई गई है। किसके स्थान पर? MEIS के स्थान पर लाया गया है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन को थोड़ा डीप में इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों को उसके बारे में कुछ भी पूछा जाए तो आप उसे आसानी से जवाब दे सकते हैं। इससे पहला क्वेश्चन जैसे पहला मैंने समझाया उसमें तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि रोडेटेप योजना का मुख्य कार्य क्या है। तो आपका इसमें सबसे पहला टर्म याद करना है कि ड्यूटीज और टैक्सेस को क्या करता है, वह कम करता है। उसके बाद यह किसका स्थान लेगा वह याद करना है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा चीज़ है कि ये जो RODTEP योजना जो लागू किया गया है किसके मानक के अनुसार लाया गया है? तो WTO के मानक के अनुसार लाया गया है। WTO के बारे में अच्छी तरह से आप लोग जान रहे हैं कि दोस्तों ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी मुख्यालय जिनेवा में है और ये जो है व्यापारों की कार्यविधि पर जो है नियंत्रण रखता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। भारत सरकार ने फेस मास्क, अभी कोरोना कोविड-19 से जो है पूरे विश्व महामारी की मार झेल रही है, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट गुड्स अभी जो है फेस मास्क है और हैंड सैनिटाइजर है दोस्तों। तो ये दोनों वस्तुओं को जो है आवश्यक वस्तु की दर्जा भारत सरकार दिया है। अब यहाँ पे आप पूछिएगा आवश्यक वस्तु मतलब क्या होता है? तो एक अधिनियम भारत सरकार के पास है कि किसी भी वस्तु को अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत लाया जाता है तो उस वस्तु को सरकार सबसे न्यूनतम दर पर बेचने की कोशिश करती है। तो अब जो है फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को जो है आवश्यक वस्तु की श्रेणी में ला दिया गया। इसका मतलब है क्या कि आम नागरिकों को सस्ती दाम पर इसे उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC, ये NBFC है दोस्तों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को, देखिएगा, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को IND.AS के कार्यान्वयन का दिशा निर्देश दिया गया है। तो IND-AS का फुल फॉर्म क्या है? तो IND-AS का फुल फॉर्म है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो आप याद रखिएगा IND-AS का मतलब क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट। तो इस नाम से ही पता चल रहा है ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट। ग्रीन मतलब हरा होता है, हाईवे मतलब जो होता है नेशनल हाईवे हो गया, प्रोजेक्ट मतलब हाईवे के दोनों तरफ हरियाली को लेकर यह प्रोजेक्ट शुरू की गई। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ग्रीन हाईवे के गलियारों में हरियाली को बढ़ावा देगा। सिंपल सी बात है। यह कहाँ किया जा रहा है? तो 780 किलोमीटर लंबी ग्रीन नेशनल हाईवे को यह तैयार करेगा और इसमें जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया गया 4 स्टेट में तैयार किया गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और यूपी में शुरू किया गया है। और इस पे सरकार जो खर्च करने की बजट पारित की है तो सभी राजमार्ग जितना भी नेशनल हाईवे है परियोजना है उसकी लागत का 1% जो है ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट पर होगा। तो बस आपको समझना है ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट है क्या। तो जब कोई गलियारे का निर्माण किया जाता है, जैसे कि आपको बता दें गलियारे का मतलब होता है जैसे आप
गलियारे को ऐसे समझ सकते हैं कि भारत का जो है पूरब से पश्चिम गलियारा जो है गांधी गलियारा जो है गुजरात के गांधीनगर से लेके असम का सिलचर तक है। तो ये गलियारा हुआ दोस्तों, इसको सरकार मतलब केंद्र सरकार डेवलप करती है। तो इसके दोनों तरफ जो हरियाली को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट को लाया गया है दोस्तों। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो है यह पूछ सकता है कि इस पे सरकार खर्च करने की कितनी मतलब बजट पारित किया है। तो सभी राजमार्ग परियोजना का के लागत का 1% इस पे खर्च किया जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और मुख्यमंत्री अगर पूछा जाएगा तो आदित्य योगी नाथ हैं। और दूसरा चीज इससे संबंधित पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीट है 80। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ये राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश ही है दोस्तों। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। यह जो है कुछ दिन पहले स्टेट हुआ करता था, मगर इसमें संशोधन किया गया है। 370 को हटाया गया, जिससे अब जम्मू कश्मीर एक क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? 1983 में मनाया गया है। आगे हम लोग चलते हैं। गंगा आमंत्रण अभियान का आरंभ। तो ये सबसे पहले याद रखना आपको, गंगा आमंत्रण अभियान का आरंभ किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, मतलब इसमें ये देखना है गंगा आमंत्रण अभियान का आरंभ जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा किया गया है। और इसका शुभारंभ कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो देव प्रयाग से लेके गंगा सागर के बीच किया गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का आरंभ 2011 में किया गया था। देव प्रयाग जो है छत्तीसगढ़ में है, सॉरी उत्तराखंड। ये दोस्तों देव प्रयाग जो है आपको ये उत्तराखंड में है दोस्तों, गलती से छत्तीसगढ़ लिखा गया था, उत्तराखंड में अवस्थित है। और देव प्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तो वहाँ के बाद वह नदी गंगा कहलाती है दोस्तों। तो चलिए ये आपका बेसिक पॉइंट था, इसको हमने देख लिया। अगला है गंगा सागर। गंगा सागर जो है यह किस स्टेट में अवस्थित है? तो ये वेस्ट बंगाल में अवस्थित है। और यह एक सुंदरबन डेल्टा का एक हिस्सा है। और भारत का अगर सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाए तो सुंदरबन ही। और सुंदरबन जो है मैनग्रोव वन के लिए फेमस है दोस्तों, वन के लिए यह फेमस है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम, तो यह भी चर्चा में रही थी काफ़ी, चूंकि सब में जो है राशि की बढ़ोतरी की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। तो मोटर वाहन अधिनियम जो है किस सूची का विषय है? समवर्ती विषय सूची का विषय है। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं। वर्तमान में भी परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया? ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है दोस्तों, चूंकि अभी पढ़े थे। तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अभी कुछ दिन पहले आप चर्चा में रहा था रंजन गोगोई। तो चलिए रंजन गोगोई के बारे में पढ़ते हैं। रंजन गोगोई ये जो है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, और ये अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और सेवानिवृत्ति होने के बाद जो है ये असम से राज्यसभा सदस्य के लिए से चुना गया है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि रंजन गोगोई वर्तमान में किस पद को ग्रहण कर रहे हैं? तो राज्यसभा का ये सदस्य, और ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी थे दोस्तों। आइए चलिए इससे ट्रेडिशनल क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ट्रेडिशनल क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा सदस्य को जब मनोनीत किया जाता है, क्योंकि ये मनोनीत सदस्य है दोस्तों, तो मनोनीत जो किया जाता है तो अनुच्छेद 80(3) के तहत मनोनीत किया जाता है। और ये मनोनयन का पावर जो है राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। और चलिए ये इसमें ट्रेडिशनल क्वेश्चन इतना ही रहेगा। आगे हम लोग चलते हैं। नेविक, NAVIC नेविक मैसेजिंग सिस्टम क्या है? तो इस प्रणाली का इस्तेमाल सुनामी चक्रवात जैसे मामलों में आपातकालीन चेतावनी संदेश को प्रसारित करने के लिए इसका किया जाएगा। तो नेविक मैसेजिंग का क्या है? सुनामी चक्रवात जैसे कोई भी अगर मान लीजिए घटना घटती है तो उसकी सूचना देने के लिए इसको किया जाता है। होमोस्टेट क्या है? तो यह एक सर्जिकल उपकरण है जो रक्त स्राव को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा होमोस्टेट क्या है? एक सर्जिकल उपकरण है जो रक्त स्राव को नियंत्रित करता है। और इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा था शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। यह पूर्व राष्ट्रपति थे। और यह भी कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना है उसके पिता है ये, ठीक ना। इसे जो है जतिरपिता, बंगबंधु, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता, ये 3 नाम से जाना जाता है। जतिरपिता, बंगबंधु और बांग्लादेश का राष्ट्रपिता के नाम से शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। और इसे 1975 में
1975 ईस्वी में पाकिस्तान के रावलपिंडी में इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक, तो ये काफ़ी अभी पेपर में लाइट में था तो इसको मैंने नोट किया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुस्तक माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट के लेखक कौन है? भालचंद्र मुंगेकर है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और नेस्कॉम फाउंडेशन ने दिव्यांगजन मतलब विकलांगों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है? तो इनोवेट फॉर एसेसिएबल इंडिया को लॉन्च किया है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं। इराक का राष्ट्रपति अभी कौन है? बरहम सालेह है। इराक का प्रधानमंत्री कौन है? अदनान जुल्फी है। तेजस क्या है? तो यह एक प्रकार का लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। लाइट मतलब क्या? हल्का हो गया, हल्का लड़ाकू ये विमान है दोस्तों, और इसे जो है HAL के द्वारा बनाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है, उसके द्वारा ये बनाया गया है दोस्तों। अगला एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ मैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? अपने कमेंट बॉक्स में ये हमें बताइएगा। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। पुस्तक इनविंसिबल इनविंसिबल किसकी जीवन पर आधारित है? तो ये मनोहर पारिकर के जीवन पर आधारित है। मनोहर पारिकर काफ़ी फेमस पर्सन रहे हैं दोस्तों, इसके बारे में चलिए चंद बात मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आप इसको बेहतर ढंग से याद कीजिएगा। पुस्तक इनविंसिबल मतलब होता है अपराजय, मतलब जो कभी हारा नहीं हो वो होता है। तो किसके जीवन पर आधारित है? तो मनोहर पारिकर पर। तो मनोहर पारिकर थे कौन? तो अब ये जान लेते हैं। तो मनोहर पारिकर जो है पूरे भारत का प्रथम IITian मुख्यमंत्री थे। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने थे? तो गोवा के मुख्यमंत्री बने थे। और मुख्यमंत्री बनने के पश्चात यह जो भारत के कैबिनेट में भी अच्छे ओहदे वाले पद को निर्वहन किए थे, अर्थात भारत के पूर्व यह रक्षा मंत्री भी थे। और ये दो चीज़ तो याद रखना। सबसे पहले तो याद रखना दोस्तों कि इनविंसिबल पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? मनोहर पारिकर। मनोहर पारिकर कौन थे? तो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री भी थे। और ये भारत के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि IITian थे। चलिए अगला क्वेश्चन ट्रेडिशनल बेस्ड है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अभी कौन है? NK सिंह है। और इसका कार्यकाल जो है 2020 से 2025 तक है। और ये वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 80 के तहत गठन इसे किया जाता है दोस्तों। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। भारत हाल ही में LMG मतलब लाइट मशीन गन, ठीक ना, खरीदने का समझौता किस देश के साथ किया है? तो इजराइल के साथ किया है। तो आपको याद रखना, भारत हाल ही में LMG जो है लाइट मशीन गन खरीदने का समझौता किस देश के साथ किया है? तो इजराइल के साथ किया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश कौन बन गया? तो भारत बन गया है। और दूसरा इससे ट्रेडिशनल क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो दूसरा ट्रेडिशनल क्वेश्चन ये है कि प्रति व्यक्ति खपत बिजली मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो 106वां है। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा मतलब दूसरा इस ट्रेडिशनल क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो तापीय बिजली का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक टर्म बहुत ज़्यादा अभी फेमस रहा था, राजकोषीय समेकन। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। राजकोषीय समेकन रोड मैप के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये NK सिंह है, जो वित्त आयोग के भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इस समेकन रोड मैप के लिए गठित आयोग का गठन कौन किया? वित्त आयोग द्वारा गठित किया गया। अब आगे हम लोग चलते हैं। राजकोषीय समेकन का क्या अर्थ होता है? तो सरकार के घाटा को कम करना और सरकार की प्रशासनिक लागत को भी कम करना दोस्तों। तो ये राजकोषीय समेकन होता है और ये भी बहुत ज़रूरी भी है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA एक्ट, जिसे कि हम लोग फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं। तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों कि राजकोषीय घाटा जो हो देश का, वह GDP का 3% से हमेशा कम हो, यही उद्देश्य रहता है। यही वह राजकोषीय समेकन हुआ दोस्तों। तो राजकोषीय समेकन के लिए एक जो है आपका एक्ट लाया गया है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, जिसे FRBMA एक्ट कहा जाता है। तो इसका मतलब हो गया फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट हो गया। तो इस एक्ट का एक ही उद्देश्य होता है कि भारत का राजकोषीय घाटा जो हो हमेशा GDP का केवल कितना होगा? 3% से कम होगा। 3% से अगर ऊपर जाता है तो देश की आर्थिक स्थिति चरमराने की संभावना बनी रहती है, भूखमरी आने की संभावना रहती है, वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है। चलिए आगे इंपॉर्टेंट हम टर्म देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिडबी काफ़ी ये भी चर्चा में रहा था। सिडबी ने उद्यमियों को, उद्यम मतलब तो जो कंपनी छोटी मोटी कंपनी चलाती है, तो उसे को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना को लॉन्च किया है? तो स्वावलंबन एक्सप्रेस योजना को इसने लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है कि सिडबी जो है उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए
कौन सी योजना लॉन्च किया? स्वावलंबन एक्सप्रेस योजना को लॉन्च किया है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं। अब सीडीबी की जब बात बोलें तो सीडीबी के बारे में पढ़ ले क्या है। सीडीबी का फुल फॉर्म जो होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को किया गया था और इसका मुख्य कार्य जो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम, देखिए सभी है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास करना मुख्य उद्देश्य है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस एक्स, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था। स्पेस एक्स क्या है? तो ये हाल फिलहाल में भी एक सप्ताह पहले भी ये चर्चा में रहा था, उस समय भी चर्चा में था कि चंद्रमा पर जो है कार्गो सब आपूर्ति करने के लिए जो है नासा के साथ जो है ना एग्रीमेंट किया है दोस्तों। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि स्पेस एक्स है क्या। तो अमेरिका का एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना एलन मस्क किया था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। भारत ने कोरोना वायरस का गलत प्रचार को रोकने के लिए कौन सा चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो माई गोव कोरोना हेल्प डेस्क को लॉन्च किया है। आगे हम लोग चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं। प्रदीप कुमार, जिसका हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थे? तो भारत का प्रसिद्ध फुटबॉलर था और भारतीय टीम का पूर्व कप्तान भी था दोस्तों। ये बहुत सारे अवार्ड